क्लास 7th चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जो आते हैं आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि करते हैं। आकस्मिक गति के कारण ही भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित गति जो पृथ्वी की अंदर होती है, बहिर्गति जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर होती है। आंतरिक भाग में घटित घटनाएं अंतर्जनित बल के कारण और बाहर जो होती है पृथ्वी की सतह पर बहिर्जनित बल के कारण। अंतर्जनित बल के कारण आकस्मिक बल होता है और पटल विरूपण बल होता है, और बहिर्जनित बल के कारण अपरदन और निक्षेपण होता है। अपरदन और निक्षेपण होता है। आकस्मिक बल के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन होता है, और पटल विरूपण बल के कारण पर्वत का निर्माण होता है। अपरदन और निक्षेपण, नदी बहता जल, पवन आती है, समुद्री तरंग उत्पन्न होती है, हिमनद उत्पन्न होता है। स्थलमंडलीय प्लेट क्या होता है देखते हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र, एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते रहते हैं। अचानक निकलते होते रहते हैं पिघले हुए पदार्थ। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ कंपन करना शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यहाँ पर सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पर भूकंप कम होगा, सबसे अधिक यहाँ पर हानि होगी, यहाँ पर अधिकेंद्र होगा। ये यहाँ पर उद्गम केंद्र है और यहाँ अधिकेंद्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हानि होगी। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर निकलती हुई और ये प्लेट सीमा। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देखकर, सांपों का धरातल पर आना, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं। आप गुजरात में हुए भूकंप के द्वारा विनाश को पढ़ सकते हैं। यहाँ इसको थोड़ी देर पॉज करके, भुज में भूकंप के झटके आए थे। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में लें।
मेज के नीचे चला जाए, दीवार के अंदरूनी कोने में चले जाए, रसोई के काउंटर में, आग वाले स्थान से दूर रहे, चिमनी के आसपास से दूर रहे, टूट सकने वाली खिड़कियों से दूर रहे, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहे। पहले से आप तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। विश्वास रखिएगा तभी काम चलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहे हमेशा और खुश रहे। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से ही अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण ही धरातल पर अन्य चीजों का भी निर्माण होता है। नदी के क्या कार्य है वे देखते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यहाँ जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात कैसे बनाती है? जब आप खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यहाँ पर वो जलप्रपात बनाती है। एक कठोर शैल है जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जो मोड़ होते हैं बड़े उनको विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। विसर्प लूप से नदी से कट जाते हैं, अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय का साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कह सकते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं।
ये समुद्री गुफा आप इसको देख सकते हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा ये तटीय मेहराब, इनमें केवल छत होती है, छत बसती है जो ये स्टेक ऊर्ध्वाधर होती दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्र प्रभु ने बताया। हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का कार्य करते हैं। निक्षेप हिमनद हिमोड़ का कार्य करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? देखा ही होगा। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन जो है वो अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहा जाता है। छत्रक के आकार के शेल को छत्रक शेल कहा जाता है। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसी शेल के आधार संकीर्ण अवशेष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तब वहाँ रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोयस कहते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप में पाए जाते हैं। विशाल लोयस चीन में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? किनारा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होती है? ज्वालामुखी। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में।